जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी। क्लास ट्वेल्थ का जो बायोलॉजी है तो है वो टोटल बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो 16 चैप्टर होती है। 16 पार्ट हम लोग को पढ़ना है, 16 एक्सरसाइज पढ़ना है, जिसमें से हमारा पहला हमारा एक्सरसाइज है जीवों में जनन। जीवों में जनन आप लोग 10 में भी पढ़ के आए जनन के बारे में। तो 10वां क्लास में आप लोग पढ़े थे जनन के बारे में थोड़ा, लेकिन यहां जीवों में जनन जो है ना वो 4 एक्सरसाइज में पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज जीवों में जनन है। दूसरा एक्सरसाइज जो पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तीसरा एक्सरसाइज जनन मानव जनन पढ़ना है। चौथा एक्सरसाइज पढ़ना है जनन स्वास्थ्य पढ़ना है। ये 4 चैप्टर मिलाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा होगी। तो हम इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो आइए रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन की चर्चा हम करते हैं। इस चैप्टर में हम पॉइंट दर पॉइंट समझाएंगे कि इसका मतलब क्या होती है, और आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल पर एक सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 11 12 सभी का क्लास का वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग जरूर वहां पर, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। तो चलते हम शुरुआत करते हैं जीवों में जनन। आखिर जीवों में जनन की चर्चा जो होगी वो आखिर जीवों में जनन है क्या? क्या जीव में जनन जरूरी है क्या? तो जीव में जनन होती है जरूरी। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होती, जीव में जनन नहीं होता, तो आज हमारी पृथ्वी पर जो रंग बिरंग है, आज हमारी पृथ्वी पर जो चहक महक है, आज हमारे धरती पर पृथ्वी पर जो जीवो जातियों का जो सिलसिला जारी है, आज हम हैं तो हमारे आने वाला पीढ़ी है, हमारे पहले का पीढ़ी है, कोई भी जीव जंतु का पीढ़ी दर पीढ़ी बनते चल जा रहा है, उसका अस्तित्व जो कायम है वो जनन के ही द्वारा संभव है। अगर जनन नहीं हो पाता, कोई भी जीव हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, उसका जनन होना जरूरी होता है, अनिवार्य है। और जब जनन होती है तो उसमें ढेर सारे अवस्था गुजरना पड़ता है। जनन की अवस्था होती है, फिर जन्म से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है, उस अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर आपको बाल्यावस्था जाता है, किशोरावस्था जाता है, फिर उसके बाद युवावस्था जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था जाता है, फिर जाके वृद्धावस्था जाता है, उसके बाद अंततः फिर उस जीव का मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो जीव का जनन होता है, जनन के दौरान जो जन्म लेती है जीव, जो जीव का निर्माण होता है, अगले जीव से उत्पन्न जो अगला जीव होता है, उसका कहीं ना कहीं मृत्यु है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गया कि जनन जीव के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसके अस्तित्व को रखना है, तब आप अपने अगर अस्तित्व को कायम रखना है, अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है, इंसानियत का अस्तित्व रखना है, इंसान का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व रखना है, तो मनुष्य में जनन होना जरूरी है। अगर कोई जीव जंतु है, जानवर के अगर अस्तित्व बचाए के रखना है तो उसमें जनन की क्रिया होनी चाहिए। तो यहां पर हम इस चैप्टर में जीवों में जनन पढ़ेंगे। तो यहां पर जो जीवों में जनन है, इसका हमारा पहला जो टॉपिक है वो जीवन अवधि क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं जीवन काल। सही है, जीवन अवधि या जीवन काल क्या है। तो चलते हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो जीवन काल है, जीवन अवधि है। तो चलिए इस जीवन अवधि के हम पहला परिभाषा को समझते हैं कि आखिर जीवन अवधि क्या है। तो हमारा आप लोग का एक टॉपिक में आएगा, स्टार मार के आप लोग कॉपी फेयर लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो पहला होता है हमारा जीवन अवधि। जीवन अवधि, आखिर जीवन अवधि या जीवन काल, आइए हम इसको समझते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल क्या है, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। जीवन अवधि या जीवन काल,
समझते हैं कि जीवन अवधि, पहला टॉपिक यहीं से शुरू होता है, पहला चैप्टर का जीवों में जनन। ये पहला बातें है कि कोई भी जीव जंतु हो, उस जीव जंतु का जन्म से लेकर कहीं ना कहीं उसका जनन होगी तो जन्म लेगा। तो कोई भी जीव जंतु को जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, उस प्राकृतिक मृत्यु को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। प्राकृतिक मृत्यु होगी तब, यानी कोई भी जीव जंतु को जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होती है, मान लिया जाए इस पॉइंट पर कोई जीव जंतु का जन्म हुआ, मान लिया जाए 2000 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु जाकर हुआ 2087 में। तो 2087 में मृत्यु हुआ, तो यहां से यहां तक उसके अप्राकृतिक मृत्यु हुआ, तो यहां से यहां तक का जो 87 साल का अंतराल रहा, यही उस जीव का क्या कहलाता है? जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। यही इसका कहलाता है जीवन काल। इस 87 साल उस जीव का हो गया, तो जीवन काल, जीवन अवधि क्या है? आज सिर्फ हम इंट्रो देंगे, आज छोटा छोटा टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद 1-2 क्लास के बाद से शुरुआत ही कर रहे हैं हम बायोलॉजी, ठीक है। तो ये जीवन अवधि, इसी को हम लोग कहते हैं कि जीवन अवधि होती क्या है? तो कोई भी जीव जंतु को जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि। या चलिएगा, तो इस प्रकार से हम लोग जीवन अवधि, तो चलिए हम जीवन अवधि की परिभाषा को समझ लेते हैं कि आखिर जीवन अवधि होती क्या है। तो जीवन अवधि का यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे, जीव जंतु या पेड़ पौधे को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ये कैसे हो जा रहा है? जीवन काल कहते हैं। परिभाषा को समझिएगा कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है। तो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। अब यहां पर एक हमको बात समझना है, यहां पर एक हम इंप्लाई देके बातें को लिखते हैं। इंप्लाई देके बातें क्या है, सोच समझिएगा कि क्या सर प्रत्येक जीव जंतु का जीवन काल एक ही होता है या अलग अलग होता है? प्रत्येक जीव जंतु का। तो यहां पर हमारा एक बात आएगा कि प्रत्येक जीव जंतु का जीवन काल जो होता है अलग अलग होती है, किसी का एक समान नहीं होती। यहाँ एक पॉइंट आपको लिखिएगा जरूर कि प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है, किसी जीव का जीवन काल एक नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। हम सब डाटा भी लिखाएंगे कौन सा जीव का, जैसे मनुष्य का है 60 से 70 वर्ष है, तोता का है 120 वर्ष है, कौवा का है 15 वर्ष है, बंदर का है 65 वर्ष है, गेहूं का पौधा का है 4 से 5 माह है, तितली है 1 से 2 सप्ताह है, बरगद का पौधा का है 200 वर्ष है, कछुआ का है 200 वर्ष है,
सिकोया वृक्ष का जो दुनिया का सबसे ज्यादा जीवन काल किस जीव का, किस पौधे का है, तो सिकोया वृक्ष का है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है ना, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक चीज और हम लोग आप लोग को बातें को समझेंगे। एक हमारी बात और आएगी कि यहाँ पर अलग अलग होता है। एक और बात आएगा कि एक कोशिकीय जीव का जो जीवन काल होता है वो अमर होता है, अनिश्चित होता है। नीचे तो यहाँ पर एक और बात आएगा कि हमारा एक कोशिकीय जीव का जीवन काल निश्चित होता है। एक कोशिकीय जीव का जीवन काल निश्चित होता है, और कितना निश्चित होता है ये लिखाएंगे। यहां पर एक और पॉइंट आप लोग को आएगा कि बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल अनिश्चित होता है। बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल अनिश्चित होता है। बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल अनिश्चित होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस प्रकार के जीव का जीवन काल निश्चित होता है, किस प्रकार का जीव। हम पॉइंट लिखते जाएंगे, उस पॉइंट को आप लोग करते जाइएगा, आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। तो एक कोशिकीय जीव का जीवन काल निश्चित होता है, कितना निश्चित तो लिखाएंगे। बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, मिस्टेक हो गया हमारे यहाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हमने कर दिए हैं। मिस्टेक क्या कहें सो देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट हमारे यहाँ हो गया, ए पॉइंट यहाँ लिखना चाहिए, ए पॉइंट यहाँ लिखना चाहिए, हम थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए हैं। मिस्टेक क्या होगा कि एक कोशिकीय जीव का जीवन काल अनिश्चित होता है, इसको भल हम अनिश्चित करेंगे। अनिश्चित होता है, अमर होता है, जबकि इसका जीवन काल जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। इसका जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, तो इस बात को ध्यान रखना। तो हमारा जीवन काल क्या है, कोई भी जीव जंतु को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होती है, जीवन अवधि कहता है, जीवन काल कहता है। प्रत्येक जीव जंतु का जीवन काल अलग अलग होता है। फिर हमारा बात है कि एक कोशिकीय जीव जो हमारा पाया जाता है, क्या उसका जीवन काल निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। तो एक कोशिकीय जीव का जीवन काल अनिश्चित होता है, अनंत होता है, उसका मृत्यु ही नहीं होता, अमर होता है। हाँ, उसके बाद होता है बहुकोशिकीय जीव है, तो बहुकोशिकीय जीव का जो जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित होता है। यहाँ पर और एक बात आया, एक और है कि प्रत्येक जीव का यहाँ पर कुछ डाटा को हम तैयार करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर एक बातें लिखेंगे, क्या बातें आएगी सोच समझिएगा। यहाँ पर बातें आएगी कि कुछ जीव का जीवन काल निम्नलिखित है। कुछ जीव का हम जीवन काल को लेते हैं और देखते हैं, जो पूछता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, तो चलिएगा हम लिखते हैं। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, एक तरफ हम इधर लिखेंगे जीव को, एक तरफ हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीव को लिखेंगे, और एक तरफ उसका हम क्या लिखेंगे, जीवन काल। ठीक है, एक तरफ हम जीव को लिखेंगे, एक तरफ थोड़ा देख लेना, इधर तरफ हम जीव को लिखते हैं और इसका ही क्या लिखते हैं, जीवन काल लिखते हैं। ठीक है, जीवन काल। ठीक है, जीव है और जीवन काल है। तो चलिएगा, हमारा पहला जीव क्या हो गया समझ लीजिए, उसका जीवन काल को देखते हैं। तो हमारा जो पहला जीव है, हमारा जो पहला जो जीव है, चलिए पहला हमारा जीव क्या आएगा सो देखिएगा। तो पहला हमको ले लेते हैं तितली का। ठीक है, तो तितली का लेते हैं। तो तितली का जो जीवन काल हो गया 1 से 2 सप्ताह हो गया,
1 से 2 सप्ताह, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा गेहूं का पौधा। किसका आएगा, तो गेहूं का पौधा, गेहूं का पौधा आएगा। तो चलिएगा गेहूं का पौधा आएगा, इसका कितना है 3 से 4 माह, 3 से 4 माह, ठीक है, 3 से 4 माह। चलिएगा अगला हम तीसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं कौवा का। किसका लेते हैं, कौवा का। तो कौवा का कितना होगा सो बताइएगा। तो कौवा का हमारा जो जीवन काल हो जाएगा, का जो जीवन काल है वो 15 वर्ष है। कितना है, 1 मिनट है, कौवा का जो जीवन काल है वो 15 वर्ष है। कितना है, 15 वर्ष है। अगला हम 4 नंबर में देते हैं, यह तोता की बात करते हैं। तो तोता का जो जीवन काल है 120 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, आप लोग जरूर लिखिएगा। हम कुछ लिख रहे हैं, आप लोग, हम कुछ कुछ को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 4 हुआ। फिर हम यहाँ 5 नंबर लेके चलते हैं। 5 नंबर में हम तोता हो गया, फिर ले लेते हैं हम किसका हुआ, हाथी को ले लीजिएगा। तो हाथी को लीजिएगा, तो हाथी का जीवन काल कितना हो गया, वो 65 वर्ष हो गया। कितना हो गया, तो 65 वर्ष। 6 नंबर में हम लीजिएगा तो मानव का लीजिएगा, सबसे तुच्छ प्राणी मानव का लीजिएगा, तो ये 60 से 70 वर्ष हो गया, ठीक है, 60 से 70 वर्ष। 7 नंबर लिखिएगा कछुआ का लीजिएगा, कछुआ का, तो कछुआ का कितना हो जाएगा जी, 200 वर्ष हो जाएगा, कछुआ का 200 वर्ष हो जाएगा। 8 नंबर में क्या लीजिएगा, बरगद का पौधा का, बरगद का, बरगद का आप लीजिएगा, बरगद का पौधा का, बरगद का पौधा अगर बात करते हैं तो बरगद का पौधा का हो जाएगा 200 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 वर्ष है। और हम बात करते हैं 8 का 9 नंबर में ले लेती है। 9 नंबर में कीजिए, किसका लीजिएगा, हाथी, मानव, कछुआ, तितली, गेहूं, पौधा, तोता, बहुत सारे जीव का होगा। लेकिन जिसको आप लोग क्या करिएगा, आदत के, हाँ, बंदर का ले लीजिएगा। बंदर को आप कितना लीजिएगा, घोड़ा का ले लीजिए, घोड़ा का आप 60 वर्ष ले लीजिएगा। घोड़ा का कितना लीजिएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद और इधर ले लीजिएगा, और किसको किसको आप ले सकते हैं, 10 नंबर में ले लीजिएगा, फिर ले लीजिएगा बंदर का। बंदर का आप लोग 15 वर्ष ले लीजिएगा। बंदर को अगर आपको लिखना है तो इसका 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 15 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से। और 11 नंबर में किसको ले लीजिएगा, तितली का 1 से 2, गेहूं का पौधा 3 से 4, कौवा 15 वर्ष, तोता 120 वर्ष। उसके बाद हाथी 65 वर्ष, मानव 60 से 70, कछुआ 200, बरगद पौधा हो गया, घोड़ा हो गया 60 वर्ष हो गया, बंदर हो गया 15 वर्ष है। कुछ जीव इस एक दो को कॉल ले लीजिए जो आसपास आपको देखो हो जाता है। आपको कुत्ता, कुत्ता का लीजिएगा, कुत्ता का लीजिएगा आपको, तो कितना होगा, 20 से 30 वर्ष हो गया, 20 से 30 वर्ष हो गया। उसका 12 नंबर में एक और ले लीजिएगा चील का। चील का कितना हो जाएगा, तो चील का आप लोगों का 90 वर्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने हमारा फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आपको बातें समझ में आ रहा। हमारा जो पहला चैप्टर चला था जीवों में जनरल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमको पढ़ना है जीवन काल क्या है, जीवन अवधि क्या है। तो कोई भी जीव जंतु को, पेड़ पौधा को जन्म लेती है। हम बताए थे कि जीव का जन्म क्यों जरूरी होता है, ये पता आपको है। अगर जीव का जन्म नहीं होता तो आज हमारी पृथ्वी पर रंग बिरंग हरा भरा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि जितना भी जीव है, आज हम हैं, आप हैं, जितना भी जीव है कहीं ना कहीं जनन के ही माध्यम से आगे तक आए हैं, यहाँ तक आए हैं। और आने वाला भी जीव जनन के ही माध्यम से पहुंचेगी। तो जो कोई भी जीव जंतु जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होते हैं उसे हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। और प्रत्येक जीव का जीवन काल जो होता है अलग अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं जीवन काल होता है। उसके बाद हमारा आया होता है कि क्या एक कोशिकीय जीव का जीवन काल निश्चित होता है, क्या नहीं। एक कोशिकीय जीव का जीवन काल जो अनिश्चित होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। बहुकोशिकीय क्या आज नहीं कल तुमको मरना है, तुम्हारा प्राकृतिक मृत्यु आएगी।
जिसमें हमने कुछ जीव का जीवन काल आप लोग लिख चुके हैं। हाथी का लिख चुके हैं 65 वर्ष, कुत्ता का कितना 20 से 30 वर्ष हो गया, तोता का कितना 120 वर्ष हो गया, कौवा का कितना हो गया 15 वर्ष हो गया, बरगद का पौधा 200 वर्ष हो गया, गेहूं का पौधा कितना हो गया 3 से 4 माह हो गया, तितली कितना 102 सप्ताह हो गया, चील का 90 वर्ष हो गया, कौवा का 15 वर्ष, तोता का 120 हो गया। नोट पॉइंट क्या है कि 100 दिखेगा। यहां से हम लोग एक नोट को लेकर चलते हैं। एक हमारा नोट पॉइंट आएगा, नोट पॉइंट क्या आएगा 100 देख लीजिएगा। आएगा कि सिकोया वृक्ष का, सिकोया वृक्ष का जीवन काल, सिकोया वृक्ष का जीवन काल सिकोया वृक्ष का जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष होती है, वर्ष होती है। जो दुनिया के सबसे ज्यादा जीवन काल, जो दुनिया में इससे ज्यादा जीवन काल और किसी जीव का नहीं है, और किसी जीव का नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया में और किसी का नहीं, सबसे ज्यादा अगर देखा जाता तो सिकोया वृक्ष का ही जीवन काल होती है। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि कोई भी जीव जंतु का जो जीवन काल होती है किस प्रकार की होती है, दुनिया का सबसे ज्यादा जीवन काल क्या होती है। अब हमारा यहां से इस टॉपिक समाप्त होने के बाद हमारा जो टॉपिक अब आएगा वो जनन आएगा, क्योंकि जीव का जनन तो हम पढ़ रहे हैं, तो अब आएगा जनन आएगा। ठीक है, फिर आप लोग से प्रश्न भी आएगा कि जीवों में जनन क्यों जरूरी है था। तो हम यहां से अब बात करेंगे, हमारा जो बात आएगी वो जनन संबंधित बात आएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग 10वां पढ़े भी हैं जनन क्या है। तो अगला हम टॉपिक का बात कर लेंगे। अगला जब हमारा टॉपिक आएगा वो टॉपिक क्या है सो समझिएगा। अगला टॉपिक हमारा होता है जनन। ठीक है, आप लोग लिखते जरूर जाएगा, फेयर जरूर करिएगा। ये हम शुरुआती दौर से हम बायोलॉजी को चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट जरूर भी करिएगा कि हाँ यहाँ नहीं समझ आए, टॉपिक को दोबारा बताइए, तो बताएंगे। तो चलिएगा जनन, जनन को आप लोग पढ़ते होंगे रिप्रोडक्शन। आइएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या है। आप लोग 10वां में पढ़ चुके हैं, जनन के बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो चलिएगा हम जनन से संबंधित बातें को देखेंगे। जनन संबंधित बातें को हम लोग चलेंगे। तो चलिए हमारा जनन संबंधित बातें आएगी वो समझ लेते हैं। तो आप पढ़े होंगे, आपको भी पता होगा जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो कहता है जनन एक प्रक्रिया है, जनन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होती है, ना तो वस्तु है ना तो कोई पदार्थ है, एक प्रक्रिया, एक घटना है। ठीक है, तो घटना है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जैसे संतान उत्पन्न कर लेता है, उसे ही जनन कहते हैं। जनन एक प्रक्रिया है, जनन एक प्रोसेस है, एक घटना है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधे अपने जैसे संतान उत्पन्न कर देता है, उसे ही जनन कहते हैं। और ये जो जनन होती है, यह जनन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जनन 2 प्रकार का होता है। तो चलिए आज हम इस बात करते हैं कि जनन 2 प्रकार को समझ लेते हैं, क्या कि जनन 2 प्रकार से क्या होता है। तो पहले हम जनन की परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, हालांकि इसको और हम 3 भागों में बांटते हैं, एक कायिक जनन भी होता है। ठीक है, तो चलिएगा हम पहले जनन के लिखेंगे। यहां पर हम बातें को लिखेंगे कि जनन एक
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। कोई भी जीव जनन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक घटना है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। अब रही बात है कि जनन की प्रकार क्या होते हैं, तो जनन को कुल प्रकार को हम लोग 3 भागों में, हालांकि बहुत सा जगह 2 भी भाग बताते हैं, ठीक है। तो जनन की हमारा यहाँ पर एक और बातें हम चलेंगे, पैराग्राफ अगर छोड़ के लिखना हो तो लिखेंगे, आप लोग पैराग्राफ छोड़ के जरूर लिखिएगा। यहां लिखिएगा कि जनन को कुल 3 भागों में बांटा गया है। जनन को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अब पहला देखिएगा, पहला क्या होता है सो देखिए। पहला हमारा होता है लैंगिक जनन। पहला होता है हमारा लैंगिक जनन। पहला क्या होता है? लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तीसरा हमारा क्या होता है? कायिक जनन। कायिक जनन। पूरे जनन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। तो हमारा यहां से भी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि जनन रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं वो क्या होता है। तो लैंगिक जनन जनन एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु अपने जैसे संतान उत्पन्न कर लेता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। जनन को हम लोग मुख्यतः कुल 3 भागों में बांटा गया। एक लैंगिक जनन हुआ, अलैंगिक जनन हुआ और क्या हुआ? कायिक जनन हुआ। चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है और कायिक जनन क्या है। तो चलिए हम यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा इस बात को आपको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बातें को समझते हैं। अगला क्या बात आता है? तो हमारा लैंगिक, इसके प्रकार को एक करके हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका अगला प्रकार में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इसका पहला बातें क्या होता है? लैंगिक जनन। पहला बातें क्या होती है? लैंगिक जनन। तो हमारा पहले हम पढ़ लेते हैं कि लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। तो लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्या है? तो चलिएगा, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है देखते हैं। आप भी पढ़े होंगे। तो जनन की पहला प्रकार है लैंगिक जनन में क्या कहता है ना कि वैसा जनन जिसमें 2 जनक अर्थात नर और मादा आपस में भाग लेते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। मान लिया जाए कोई हम 2 जनक लिए, नर मादा है, नर ए मादा आपस में अगर मिलती है और फिर संतान उत्पन्न करता है। मान लिया संतान उत्पन्न हो गया, 2 मिला, नर है मादा है, मिला, एक संतान बना दिया।
यही संतान जो उत्पन्न हुआ ये किस मेथड के द्वारा हुआ? तो लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है। और जिसमें अलैंगिक क्या होता है ना, कि जिसमें सिर्फ एक जनक होगा, एक जनक सिर्फ स्वतः संतान उत्पन्न करेगा, किसी का कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन लैंगिक जनन में मदद चाहिए, दो जीवों का मिलन चाहिए। तो यहां पर हम बात करेंगे कि लैंगिक जनन क्या होती है। तो पर इसकी परिभाषा को आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसकी परिभाषा को देखते। तो हमारा परिभाषा है वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें दो जनक, जनक का मतलब होता है, जनक का मतलब होता है माता पिता, दो जीव, जनक का मतलब होता है दो जीव, माता पिता। ठीक है। तो कहता है वैसा जन जिसमें दो जनक अर्थात नर और मादा, नर और मादा आपस में नर और मादा आपस में भाग लेते हैं, आपस में संलयन करते हैं, संलयन करते हैं और संलयन करते हैं उससे ही, डायरेक्ट कर दूं, कटाओ एती लिख दूं, संलयन करते हैं उससे ही लैंगिक जनन कहते हैं, उससे ही लैंगिक जनन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया बात है? तो लैंगिक जनन आपको बातें समझ में आ गया होगा कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है। क्लियर है बातें? अब यहां पर देखिएगा, हमने परिभाषा बताएं कि वैसा जनन जिसमें दो जनक अर्थात नर मादा आपस में संलयन करते हैं। तो संलयन करते उसी घटना को तो हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, दो को भाग लेते हैं। अब लैंगिक जनन जो होती है वो यहां पर समझते हैं। मान लिया जाए, यहां पर हम एक बात को लिखते हैं, समझिएगा। देखिएगा, यहां पर हम लैंगिक जनन की बातें करेंगे। ये हमारा लैंगिक जनन हो। इस जनन में दो जनक भाग लेंगे, एक जनक हमारा होगा नर भाग हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया? मादा भाग हो गया, नर भाग और मादा भाग हो गया। हम नर भाग जो होती है, नर जो भाग होता है उससे जो पदार्थ का निर्माण होता है उससे हम लोग कहते हैं नर युग्मक कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं। और मादा भाग से जो बनता है जो पदार्थ उसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक फीमेल गैमीट कहते हैं, मादा युग्मक हुआ। ये लैंगिक जनन के हम प्रोसेस बता रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बना देना पड़ेगा। फिर आगे वृद्धि करेगा, फिर आगे डेवलप करेगा, फिर ये डेवलप करके वृद्धि करके इसी को नर युग्मक जब डेवलप होता है तो इसका हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नाम कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु, स्पर्म। और यहां पर जब डेवलप होता है ना तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अंडाणु शुक्राणु अगर कहते हैं। फिर ये आगे चल करके ये जो है क्या होती है? ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं। ऐसे मिलने की प्रोसेस ही हमारा लैंगिक जनन कहलाता है।
आगे चल के क्या बना लेती है, ये आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है, ये आगे चल करके भ्रूण बना लेता है, ये आगे चल के क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण आगे चल के फिर किसका निर्माण कर लेता है, शिशु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से शिशु का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सा विधि हुआ, तो यहाँ इसी हम शिशु को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी हम लोग जो शिशु होते हैं, इसी शिशु को हम लोग कहते हैं संतान कहते हैं। तो आखिर निर्माण कैसे हुआ सोच समझिएगा, ये प्रोसेस क्या हुआ। हमारा लैंगिक जन्म में नर मिला, मादा मिला, नर से नर युग्म, मादा से मादा युग्म, अंडाणु शुक्राणु मिला, युग्मनज बना, जायगोट बना, भ्रूण शिशु संतान बन गया। ये संतान से हम लोग का फिर डेवलप हो जाता है, फिर एक संतान निर्माण होता है। अब यहाँ से 2-4 पॉइंट आएगा। 2-4 पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट को आप समझिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट आएगा सोच समझना। यहाँ पर पहला क्या, युग्मनज का, युग्मक का आकार, युग्मक। एक बात को आप लोग एकदम जहन में बैठा लेना कि युग्मक का जो युग्मक का आकार पूछेगा, आकार जिसको लोग एन कहेंगे, एन को आ गुणित कह सकते हैं। आ गुणित का एक और नाम है एक गुणित भी कह सकते हैं, आगुणित कह सकते हैं, एक गुणित युग्मक। अगर नर में बन रहा है तो नर युग्मक हो गया, मादा में बन रहा है तो मादा युग्मक हो गया। तो कोई एक ही भाग में नर की अगर चर्चा करेंगे तो नर युग्मक हो जाएगा, उसी को शुक्राणु कहेंगे। मादा की अगर चर्चा होगी तो मादा युग्मक हो जाएगा, उसे अंडाणु कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि युग्मक का आकार कई गुणित होता है, एन बोलिए ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या उसी को आगुणित बोलिए, उसी को एक गुणित बोलिए। दूसरा हमारा और एक और टॉपिक क्या आएगा, फिर युग्मनज का आकार बोलेगा, युग्मनज का आकार पूछेगा, इसका युग्मनज का आकार पूछेगा। तो इसका क्या होगा, युग्मनज का आकार। तो युग्मनज का जो आकार होता है वो कितना हुआ, 2n हुआ। युग्मनज का आकार कितना हुआ, यहाँ पर 2n होता। 2n को हम लोग 2n का नाम अगर बोलेंगे तो द्विगुणित बोल सकते हैं, द्विगुणित बोल सकते हैं, ठीक है। 2n बोल सकते हैं, द्विगुणित बोल सकते हैं। तो क्या हमारे यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलने की संभावना बनी रहती है, इस बात को आपको ध्यान दीजिएगा। तो हमारा लैंगिक जनन क्लियर हुआ। अब रही बात है हमारा जो बात है अलैंगिक जनन क्या है, कौन सा जनन, अब अलैंगिक चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, फिर हमारा आएगा कायिक जनन आएगा। चलिए अब दूसरा क्या होता है, अलैंगिक की चर्चा कर लेते हैं। अलैंगिक चर्चा क्या होगी सो देख लीजिएगा। चलिएगा अब हमारा अलैंगिक की चर्चा करेंगे, कौन सा जनन की, अलैंगिक जनन। तो हमारा दूसरा जो बात आएगा वो अलैंगिक जनन। कौन सा जनन आएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की चर्चा होगी। अलैंगिक जनन जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग असेक्सुअल, अलैंगिक जनन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है सो समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो समझते हैं कि आखिर अलैंगिक जनन क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात होती है कि वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो चलिए यहां पर हम परिभाषा लिखेंगे कि वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक अर्थात नर या मादा कोई एक भाग लेते हैं, नर या मादा
कोई एक ही जीव भाग लेते हैं उससे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे ही अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनक भाग अगर नर भाग ले रहा है तो नर ही रहेगा, उसी से संतान उत्पन्न होगा। मादा अगर भाग ले रहा है तो मादा से ही संतान उत्पन्न होगा। कोई एक जनक भाग ले, ठीक है, और इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हो जाता है ना, ठीक है, वो संतान अपने जनक के हूबहू रहते हैं। एक और है, यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा, पैराग्राफ छोड़ के लिखिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उससे वो क्या होती है? अपने जनक के समान होते हैं। उससे ही चलो क्वेश्चन यहां पर हम बना देते हैं, ठीक है। यहां पर एक हमारा प्रश्न आएगा, सो प्रश्न को हम समझते हैं। हमारा एक प्रश्न आएगा, कहते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारा कोई प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा? एक शब्द आता है कि एक पुंजक या कलोन। एक पुंजक या कलोन शब्द आएगा, क्या है? एक पुंजक या कलोन शब्द आएगा कि ये क्या होते हैं? एक पुंजक या कलोन, समझते आखिर? ये अच्छा प्रश्न है, इसी से उत्पन्न होता है प्रश्न। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, उसे ही कलोन कहते हैं। कहता है, इसका अगर उत्तर लिखा जाए, अगर इसकी उत्तर लिखने की बात होता है तो लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो अपने जनक के आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, बिल्कुल हूबहू होते हैं, और इसको बिल्कुल हूबहू होते हैं, उसे ही कलोन या एक पुंजक कहते हैं। कलोन या एक पुंजक कहते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अलैंगिक जनन विधि समझ जाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। वैसा जनन जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने जनक के हूबहू समान होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। एक सब प्रश्न आ गया, कलोन क्या है। अब हमारा एक चीज और है, एक तीसरा हमारा जो जनन की विधि है, कायिक जनन।
कायिक जनन समझ लेते हैं। फिर कायिक जनन जब समझेंगे तो हमारा आएगा अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधि, इसी का विधि हम लोग पढ़ेंगे, 500 को विधि, पुनरुद्भवन, खंडी भवन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। तो ये जब जो विधि आएगा इस विधि की इसी में पढ़ना। तो हम एक और तीसरा इसका पढ़ लेते हैं, कौन सा, तो कायिक जनन पढ़ लेते, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक तीसरा विधि हमारा होता है कायिक जनन। तो चलते हैं हम एक और विधि हमको लेते हैं। ऐसा करते हैं कि आज हम यहीं तक रखते हैं, कायिक जनन हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण आज हमने सिर्फ क्लास 12 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और सिर्फ इसका इंट्रो का बात किया, शुरुआती दौर का बात किया। आज देते चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। 16 को चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आएगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज तक हमें रखते, फिर कल हम आप लोग के अपने टेबल मिलेंगे।